So, dear friends, once again, I welcome on 20th September 2020 for this UPSC Civil Services session on the behalf of Sambodhi IAS Academy Mumbai Thane. अभी हमने धनंजय वंजारी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2007-8 के बैच में क्वालिफाई हो चुके थे और अभी एनएडीटी नागपुर में जॉइंट कमिश्नर है, जॉइंट डायरेक्टर, ओके, जहाँ पे आईआरएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, उन्होंने अभी एंटायरली इंटरव्यूज के बारे में आपके साथ पूरा डिस्कशन किया है। और मैंने उसके पहले के सेशन में आपको जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो अपॉर्चुनिटीज होती है, जो 24 सर्विसेज है, फिर प्रीलिम्स का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर मैंने बताया, मेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया, जस्ट स्ट्रक्चर मैंने बताया, और फिर मैंने और डिटेल में इंटरव्यू के बारे में और व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर, स्पेसिफिकली ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, उसके बारे में अभी धनंजय ने पूरा 1 घंटा जो है, 1 आवर जो है, वो आपके साथ बहुत अच्छा आपको मोटिवेटेड गाइडेंस किया है। अभी हमारे साथ जो है हमारे भाई साहब डॉक्टर उपसेन बोरकर। डॉक्टर उपसेन जी बेसिकली बाय एजुकेशन ही इज अ डॉक्टर, okay, and after that he turned to this civil services examination. डॉक्टर साहब और मैंने भी 2006 और 7 की जो मेंस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, हमने साथ में दी थी मुंबई से, और वहीं पे हमारा परिचय भी हुआ था। और फिर उनका 8-9 के बैच में उनका सिलेक्शन हो चुका है। वो भी अभी जॉइंट डायरेक्टर नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल एकेडमी फॉर डायरेक्ट एक्सेस, जहाँ पे धनंजय जी अभी जॉइंट डायरेक्टर है, तो सेम पोस्ट पे डॉक्टर उपसेन बोरकर साहब भी वहाँ पे है। और उनका मतलब उनको जो मैंने आज टॉपिक दिया है बेसिकली, so that is related to how to prepare notes for UPSC civil services examination at the mains level. मतलब मेंस और प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन काफी सारे स्टूडेंट्स को नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना, इसमें बड़े डाउट होते हैं। अभी मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब अभी ये इस सेशन का ये उद्देश्य ऐसा है कि जैसे संबोधि करियर एकेडमी 15 ईयर्स से जो स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासरूम प्रोग्राम्स रन करती है, तो अभी कोरोना की वजह से हम लोगों ने ये सारा ऑनलाइन कर दिया बेसिकली, और ऑनलाइन ही हमारे लेक्चर्स चलते हैं। सो हमारा ये उद्देश्य था कि काफी सारे महाराष्ट्र के, काफी सारे ऑल इंडिया से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं कर सकते, या फिर उनको उनके डोर स्टेप पे कोई, अगर अभी मेरे पास डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, और हमने थोड़ा सा माध्यम जो है वो हिंदी और इंग्लिश रखा है, क्योंकि हमारे पास यूपी से भी स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं, आपके यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के भी स्टूडेंट है अपने पास, ठीक है। सो बेसिकली हम हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि किसी को लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो इस कोरोना लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल नहीं हो सकते रेगुलर कोचिंग के लिए, ओके, या बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस या बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह, सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को सारे के सारे, मतलब पूरे यूपीएससी एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू तक का, तो वो दे। तो मैंने प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर उनको बता दिया है, मेंस का भी बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। धनंजय ने अभी पूरा इंटरव्यू डिस्कस किया है। तो अभी आपकी जो जिम्मेदारी है दैट इज रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर नोट्स यूपीएससी के लिए प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बनाना है, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताना है। और राइटिंग स्किल, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे, अभी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स काफी है जो मेरे एक मेंटरशिप प्रोग्राम में है। हाल ही में लास्ट 2-3 ईयर से संबोधि एकेडमी मेंटरशिप प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे पास जिन्होंने दिल्ली में क्लासेस किया, आपको पता है दिल्ली का मार्केट, लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली में होते हैं, और 500-600 लोगों की एक बैच होती है, जिसमें 50 लोगों को ठीक से समझता है, बाकी लोगों को नहीं समझता है। पुणे में भी बहुत बड़ा क्राउड है, जहाँ पे काफी सारे लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वही चीज होती है, तो पर्सनल अटेंशन कोई देता नहीं है। तो मेरे पास मेंटरशिप प्रोग्राम वाले भी कुछ स्टूडेंट्स है इस सेशन में, कि जिन्होंने ऑलरेडी कई कई जगह पे दिल्ली में, पुणे में या फिर मुंबई में ही कई जगह पे क्लासेस किए हैं, लेकिन स्टिल मुझे कुछ स्टूडेंट्स के फोन आए कि सर हमें किस तरह से, हमारा केवल फाउंडेशन हुआ है 2-2 साल, या फिर
6-8 महीने हमने कोचिंग किया दिल्ली में, लेकिन हमको अभी भी राइटिंग किस तरह से, मेंस के नोट्स किस तरह निकालने हैं, राइटिंग किस तरह डेवलप करना है, ये हमें पता नहीं है। हालांकि मैं संबोधि के माध्यम से, आपको पता है भी संबोधि का मिशन और विजन आपको पता है, शुरुआत से ही अपना एक सोशल अप्रोच रहा है। ओके, अलोंग विद प्रोफेशन वी आर डूइंग इट इन अ सोशल मैनर। सो मैं मेरे स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल कैसा डेवलप करना है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से करना है, ये राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बताता हूँ। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स है इस सेशन में है कि जिन्होंने अभी मेरे पास अगस्त की बैच ज्वाइन की, लेकिन उनको मैं शुरुआत से ही प्री और इंटरव्यू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहता हूँ। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने साथ जुड़े नहीं हैं, केवल इस सेशन के लिए हैं, तो आपको इस सेशन में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग स्किल और हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, इस विषय पे आपको बात करना है। सो वंस अगेन, विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई एम लाइक इट इज ओवर टू यू डॉक्टर साहब। वंस अगेन आई वेलकम you on the behalf of Sambodhi Career Academy, Mumbai, Thane. Okay, and over to you, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you, Mangesh bhai. Good afternoon, everyone. So let us start the session. The first thing is everyone is open. बाकी माइक म्यूट करून ठेवा फक्त। बाकी जो भी लोग हैं उन्होंने अपना माइक जो है वो म्यूट करके रखना है काफी, ताकि अपने डॉक्टर साहब को कोई उसमें परेशानी ना जाए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। So I will request everyone to first mute their mics, and the second thing is that the moment you feel to ask any question, you can put it in chat box so that I can take it simultaneously. You need not wait for the last minute of the session. Okay. So whenever you feel that there is any question which I need to address, you can put it in the box, and in the process itself I will answer those questions. So हम देखेंगे कि थोड़ा सा मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर आप चैट बॉक्स में साइमल्टेनियसली देते रहिए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करके बात करें, क्योंकि फिर उससे फिर एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा इतने लोग एक साथ अगर कोई अनम्यूट कर दे तो जैसे मैं अगर सवाल पूछूं, अगर एक दो बंदे भी कोई चैट बॉक्स में एक्टिवली लिखते हैं आंसर, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत इंटरैक्टिव हो और साथ में मुझे भी महसूस हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, या आपको कुछ जहाँ पे भी क्वेरीज है वो आप मुझे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम दोनों को भी इस सेशन का फायदा हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और मंगेश जी भी है तो वो भी समझ पाएंगे कि एक मॉक का क्या क्या क्वेरीज हो सकती है या कौन कौन से एरियाज में हम आप लोगों को इनपुट दे पाए, है ना। तो क्या आप बता सकते हैं आप में से कोई भी लोग कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी एग्जाम के लिए, इन जनरल कोई एग्जाम के लिए अगर जाने का है आपको, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? एनी आंसर? सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि अगर मुझे कोई एग्जाम देने की है तो उसके लिए? नो, सिलेबस। यस, सबसे जरूरत होती है सिलेबस। अगर मैं कोई एग्जाम देने जाता हूँ और मुझे सिलेबस ही पता नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है, तो देयर इज एवरीथिंग। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मोटिवेशनल पार्ट है वो हम इस दौरान नहीं लेंगे। पहले 45 घंटे हम फैक्चुअल बातें करेंगे विदाउट मेकिंग अडू अबाउट डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, वो बाकी सब हम करेंगे, लेकिन जो हम फैक्चुअल बातें हैंगे वो बातें हम पे जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम अगर देनी है तो सबसे पहले मुझे सिलेबस पकड़ना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि होता कैसा है कि यूपीएससी बोलते कि यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग एंड अंडरनीथ द सन, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेसिफिक है कि जिसमें से हम पढ़ ले तो हमारा काफी क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो आप अगर साइमल्टेनियसली अगर लिखना भी चाहो तो पॉइंट अपने नोटबुक्स में या यहाँ लिख सकते हैं कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके ऊपर आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं एट द लास्ट। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस आप पकड़ लीजिए। ठीक है, अब यूपीएससी आप प्रिपेयर करें तो यूपीएससी का आपके हाथ में सिलेबस आ गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप,
What can be the second step? The second step to the preparation of any exam, according to me, is no, yes, previous year questions. This is very important thing. I am going very factual. I am very going factual. अगर आपके पास सिलेबस है, उसके बाद आपको देखना है कि पिछले 10 सालों में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने हैं। ऐसे नहीं कि अगर इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज है, ईयर वाइज भी होना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो वो सिलेबस के कौन से पोर्शन में आप डाल पाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो अगर मुझे स्टार्ट करने का है कोई भी यूपीएससी या इन जनरल कोई भी एग्जाम अगर शुरू करने का है, तो सबसे पहले मैं सिलेबस लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ूंगा कि इस टॉपिक में, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस टॉपिक में पिछले 10 सालों में किस ढंग के क्वेश्चन आए। रेडीली आपको क्वेश्चन बैंक जो है टॉपिक वाइज वो कोचिंग क्लासेस से भी मिल सकती है, और अदरवाइज बुक्स जो है रेडीमेड आ जाते हैं आजकल। अगर आप समझिए, आज अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं कोई भी एक टॉपिक या कोई भी एक से पेपर, तो उसका सिलेबस लीजिए, उसके 10 साल के पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये में 2 स्टेप्स होगी। The way I had prepared is successful for me for each of the exam. This may not be that successful for each of you people, but we can mold according to your needs. So the basic framework will be just like that, and you just need to put in inputs as per your convenience where you feel comfortable, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला हो गया सिलेबस लेना, दूसरा हो गया पिछले 10 साल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेना, ओके। जब हम ये 10 साल के क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा एक एक्यूमेंट डेवलप होता है। तो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेवलपिंग द एक्यूमेंट। व्हेनेवर यू रीड एनीथिंग, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। अगर ये आपने 2 स्टेप है, हम एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते जा रहे हैं। पहले सीढ़ी होगी हमारी सिलेबस कवर कर लिया, हमने पढ़ लिया कि किस ढंग का सिलेबस होता है। दूसरा ये हो गया कि टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन पढ़ लिए कि इस टॉपिक पे इस ढंग के क्वेश्चन आ गए हैं। तीसरी सीढ़ी ये है कि जब हम उस टॉपिक के अंतर्गत जो भी टेक्स्ट मटेरियल है वो पढ़ते वक्त हम एक एक्यूमेंट डेवलप करते हैं कि अगर इस टॉपिक पे मैं जो पढ़ रहा हूं, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना है तो किस ढंग का क्वेश्चन आएगा। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं पिछले 10 साल के, तो उससे हमारे दिमाग में एक फ्रेम तैयार हो जाती है कि इस अभी मैं जो पढ़ रहा हूं इस पे इसके पहले भी बार कभी क्वेश्चन आया है या इस ढंग के क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं, ओके। दिस इज द थर्ड स्टेप। ये जो 3 टाइप मैंने बताया या 3 स्टेप्स बताया है, लेट अस कंसीडर दिस एज पार्ट ए, ओके। अभी ये पार्ट ए, दिस इज वेरी प्रिपरेटरी टाइप ऑफ थिंग, सिलेबस, क्वेश्चन and developing acumen, which type of questions are asked while reading the text, okay। अब मैं आपको मेन पोर्शन बताता हूं, हाउ टू टेक नोट्स, ओके। तो होता यूं है कि एक आधा पोर्शन मैंने आज पढ़ा है, तो करीबन वो पोर्शन मैं फिर से पढ़ने के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है मैं 1 महीने में भी पढ़ूं, हो सकता है कभी ना भी पढ़ूं। तो कभी भी पढ़ते वक्त ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने एक बार पढ़ा सिर्फ, तो अगर हो सकता है वो मैं एक 24 घंटे में भूल जाऊं। अगर मैं उसको लिख के ये करूं तो मुझे बार बार याद आएगा, है ना। और अगर लिखने के बाद मैं मेरे हिसाब से अगर उसके पॉइंट्स निकालता हूं और मैं रिवाइज करते रहता हूं, तो वो मेरे परमानेंट मेमोरी में जाते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर थोड़ा भी मालूम होगा उनको, तो पता होगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो उसके रैम में चली जाती है,
है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उस पे वो जाके स्टोर हो जाती है, और अगर पावर चला गया और आपने वो सेव नहीं किया तो वो वॉश आउट हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही होता है कि आप पढ़ लेते हो सकता है आप उसके नोट्स ना निकाले या प्रोसेस ना करें जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी हो, तो वो इमीडिएटली आप मिस आउट कर जाओगे। और हर बार ये नहीं होता है कि मैंने आज एक पेज पढ़ा तो बाद में पूरा पेज मैं पढ़ पाऊंगा, इतना वक्त मैं नहीं दे पाता हूं, ठीक है। तो नोट्स निकालने की प्रक्रिया में ये होता है कि आप कोई भी नोट्स निकालने के लिए सिर्फ उसमें के कीवर्ड्स पिक कीजिए। नोट्स निकालना यानी पूरा का पूरा किताब जैसे के जैसे अपने वर्ड्स में उतारना, ये सबसे गलत चीज, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई किताब है तो उसमें के हम अगर नोट्स निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जो दिया है वो पूरा पूरा हम हमारे वर्ड्स में लिखे, ये कभी ना करें। अगर आपको किताब लिखनी है तो बात अलग है, लेकिन जो ऑलरेडी किताब में दिखा है वो पूरा का पूरा उतारने में कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी टॉपिक पे या कोई भी सिलेबस के पोर्शन पे 2 के ऊपर कभी भी आप कोई भी किताब रेफर मत कीजिए। ये 2 हो सकता है बेस्ट 2 हो, उसके बाद आप रेफरेंस के लिए एक आध दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख लीजिए कि आपके पास जहां पे आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये 2 किताबों में मैक्सिमम पोर्शन अच्छे तरीके से कवर हुआ है। छोटे मोटे पोर्शन रहेंगे जहां से आपको थर्ड या चौथी किताब भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात कि कोई भी मैं ये मानता हूं कि कोई भी किताब के ऊपर क्लासेस के नोट्स होते हैं, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है 3-4 जगह से आया निचोड़ होता है, लेकिन आप पूरी तरह से क्लासेस के नोट्स पे डिपेंडेंट इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि अगर कोई 50 लोग एक क्लास लगाते हैं तो वो 50 लोग वो वही नोट्स रट्टा मार के कॉपी पेस्ट करके आते हैं। तो अगर मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये एक पर्टिकुलर क्लास के नोट्स हैं, तो उसमें रिपीटेशन ऑफ चीज होता है जिसमें आप आपका खुद का इनपुट नहीं दे पाते, तो उसमें आपके जो पर्सनल टच आना चाहिए आपके आंसरिंग में वो नहीं आ पाता। सो इट इज नाउ वेरी क्लियर कि आपके नोट्स खुद आपके अपने होने चाहिए, ना कि कोई किताब के एज इट इज, ना कोई क्लासेस के एज इट इज, है ना। तो अब जहां तक ये सब बातें मैंने बताई है ये शायद आपने नोट भी कर ली होगी, क्योंकि some or other time we will come back to those things. अब इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स कैसे लिए जाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी किताब में से एज इट इज पूरा का पूरा नहीं उतारना है, तो नोट्स निकालने की एक तरकीब होती है जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस में क्या होता है कि हम सिर्फ कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो कीवर्ड्स में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें के सिर्फ हम पॉइंट वाइज कीवर्ड सिर्फ हम लिख के रखते हैं। अगर जब हम रिवीजन करते हैं तो सिर्फ वो कीवर्ड पढ़ के हमें क्लिक होना चाहिए कि ये कीवर्ड से हमको क्या सेंटेंस बनाना है ना। पूरा का पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए बेसिक में जो हमने दिमाग में चीजें पढ़ी है वो दिमाग में रख के कि ये कीवर्ड हमने पढ़ा तो इसका मतलब क्या है। तो ये अगर हम नोट्स निकालते हैं तो नोट्स किस लिए फायदेमंद होते हैं, अगर आपने समझिए 2 घंटे की चीजें पढ़ी है और अगर आपने सिनॉप्सिस फॉर्म में नोट्स निकाली है तो जब आप रिवाइज करेंगे तो 2 घंटे की चीजें आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बार बार आप जब रिवाइज करेंगे तो ये पोर्शन आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और ये जो पोर्शन को आपको बार बार रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आधा की में जब आप अड़ जाते हो कि हाँ ये नहीं समझ में आया, तो इमीडिएटली आपके पास किताब है जहां से आपने नोट्स लिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि ये चीज में क्या लिखा था, ठीक है। ओके हाँ, तो जो मैंने चीजें अभी तक बताई, अगर मैं मिस आउट नहीं हो इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कुछ चीजें। फर्स्ट, गेट होल्ड ऑफ सिलेबस। देन सेकंड, लास्ट 10 years टॉपिक और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट। हाँ, तीसरा बोला था मैंने आपको
कि एक्यूमेंट डेवलप करने का। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी प्री प्रिपरेटरी हिसाब से आप नोट कर लीजिए। अब एक्चुअल जब मुझे नोट्स निकालने हैं तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, मेरे पास सिलेबस है। मैं आपको एक हो सकता है मैं जो बता रहा हूं वो हर किसी को लागू ना हो, लेकिन ट्राई कीजिए, हो सकता है हर किसी को भी लागू हो जाए। ये एक A4 पेज है, ठीक है। ये A4 पेज के मैंने 3 हिस्से बनाए हैं। एक मार्जिन छोड़ी है यहाँ पे छोटी सी, एक सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर की, और ये A4 पेज के मैंने इक्वल ऐसे 3 पेजेस बनाए हैं, ठीक है। शायद ये आपको विजिबल हो, ओके। तो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इस ढंग से। अब जब मुझे नोट्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि ये एक पोर्शन में एक हेडिंग लिखूंगा सब टॉपिक का, ठीक है। अगर जैसे इंडियन पॉलिटी में लिखना है मुझे, अगर इंडियन पॉलिटी का सिलेबस मेरे हाथ में है और मैं देख लिखा हूं कि शुरुआत में लिखता हूं प्रीएम्बल में लिखा है जो भी चीज होगी, अगर प्रीएम्बल में सब टॉपिक्स है तो प्रीएम्बल में सेकंड टॉपिक सब टॉपिक ये होगा, ठीक है। थर्ड उसमें जो सब टॉपिक होगा उसमें ये लिखा होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं हेडिंग। और इसमें आखिरी के 2 जो है, ऐसे देखिए एक पेज में टोटल 6 सेक्शन हो गए, तो 4 सेक्शन में मैं सिर्फ हेडिंग लिखूंगा सब टॉपिक्स के, आखिर के 2 हेडिंग छोड़ दूंगा, ठीक है, ओके। ये 4 जो हेडिंग है उसमें मैं मेरे सिनॉप्सिस लिखूंगा, और अगर इसमें कवर नहीं हो रहे हैं तो ये जो आखिरी के 2 ब्लैंक है उसमें मैं एडेड नोट्स लिखूंगा, अगर कुछ भी लिखना है तो, ठीक है। तो इस ढंग से मैं पूरा मेरा एक खाका तैयार कर लूंगा। दिस विल बी स्केलेटन ऑफ माय नोट्स टेकिंग, ओके। अभी मैं आपको एक्चुअल नोट टेकिंग बताऊंगा, ठीक है। तो लेट अस, मैं आपको एक मंगेश भाई, मेरा स्क्रीन शेयरिंग आप इनेबल करा सकते हैं? आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। हाँ, सो हाँ, मैं क्या करता हूँ, आपको होस्ट बना देता हूँ, तो फिर अच्छा। आप, हाँ, सो दैट वुड बी बेटर। तो अभी मैं आपको, मैंने जैसे बताया कि एक पेज के मैंने 6 सेक्शन कर लिए हैं, सामने के पोर्शन के 3 सेक्शन। हाँ, अभी आप शेयरिंग कुछ भी है तो कर सकते हो। तो तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैंने एक हेडिंग बना लिया, हेडिंग में डिवाइड कर लिया मेरे मेरे पेज को, और 4 पोर्शन में टॉपिक के हेडिंग लिखे और 2 पोर्शन खाली छोड़ दिए, ठीक है। अभी लेट अस सी हाउ वी कैन टेक नोट्स, ओके। जस्ट अ मिनट। सी
Anything jurisdiction of Supreme Court? Is screen visible at that end or not? आहे विजिबल आहे. Screen दिसतंय? हो हो दिसते दिसते. Just a minute. तुम्ही आता ज्युडिशियरीचं काहीतरी काढलं होतं ना सुप्रीम हा. कोर्टची. Was it visible at your end? हा हा ते विजिबल होतं ते. आता तुम्ही काढलं होतं ना ते डॉक्युमेंट. Okay, okay, हा. okay. Is it visible now? हा येस येस. ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन. Yes. So now how we will take the notes? Okay. So let us go by this. This is we are going to study how to take notes of the this topic as such, jurisdiction of Supreme Court. So see, as I had told you, I had made six portions of this page, and if you are able to see, I had written over if you are able to see the video, I had written over in one of the section as jurisdiction of Supreme Court. Okay. So simultaneously, if you are able to see both the screens, the screen which is I am sharing and my video. So, yes. So what it is written, the jurisdiction of Supreme Court are fivefold: original, writ, appellate, advisory, and revisory jurisdiction. So what I had done while taking the notes, I had not written all these five in a single column. Okay. I had broken these five into 3 plus 2. Why I had done so? Because you can see that you can club this original, writ, and appellate into one group, and advisory and revisory into another group. So what will happen whenever you will able to or when you want to recall this or when you want to study this, it will be registered in your mind as 3 plus 2. Okay. So we are breaking this into piecemeal. So now when I am writing 3 in this type and 2 in this type, so I am concentrating first group as original one, then writ and appellate. Whenever there is original, there will be always an appellate, and there is writ, and another two is advisory and revisory. So by this method, the 5 points which I may not recall over a period of time when I revisit my notes, by this method I am able to break these 5 into 3 plus 2. So by making this small group, we can make it piecemeal, and similar part we can put in a group. So now whenever I will revisit, I will immediately recall if one is original, then second is appellate, and third is writ, and the second group is revisory. And this way the 5 points of the jurisdiction I had broken into 3 plus 2, and I am very
able to recall those. Okay. Second point, now we will be covering the original jurisdiction part. So what I will request, whenever you take point of a particular say heading, don't go word by word or line by line. First of all, go through the whole of the paragraph or whatever written under that heading, so that you can line up the points as per your wisdom, so that you can recall it at a later period very fast. Okay. अगर आप हर लाइन के पीछे नोट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका ढेर सारा वक्त जाएगा और इट विल बी यूजलेस एंड अ फ्यूटाइल एक्सपीरियंस. उसके बदले में, उसके एवज में आप ये कीजिए कि आप एक पर्टिकुलर हेडिंग है वो पूरा पढ़ लीजिए पैराग्राफ, और उसके बाद उसके कीवर्ड सिर्फ उठाने की कोशिश कीजिए. अगर आप एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे तो आपको हर एक वर्ड में 4-4 कीवर्ड मिलेंगे, लेकिन हमको हर एक सेंटेंस में से सिर्फ 1-2 या मैक्सिमम 3 वर्ड. ऑलवेज फॉलो रूल ऑफ 3. ओके, रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 1/3 आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो कोई भी सेंटेंस में 3 वर्ड्स के ऊपर आपके कीवर्ड नहीं जाने चाहिए. अब ये हम जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो हम पूरा पढ़ेंगे और उसमें से हम कैसे पॉइंट्स निकाल पाएंगे ये देखेंगे. ठीक है, मैं पढ़ता हूं. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्योरली फेडरल इन कैरेक्टर. ओके, अभी इसमें से ये आप लेटर डेवलप करेंगे जो भी चीज है मैं जो बता रहा हूं, लेकिन अभी बताने के लिए मैं सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मुझको इसमें से कीवर्ड अगर उठाना है तो मैं प्योरली फेडरल से उठाऊंगा. ओके, ओरिजिनल तो है ऊपर, प्योरली फेडरल ये सिर्फ उठाऊंगा इसमें से. ठीक है. इट हैज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स. ओके, तो उसमें क्या, इसमें अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल या 3 कीवर्ड उठाना है तो मैं उठाऊंगा एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिसाइड. ओके, हाँ. अब इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू डिस्प्यूट that arises out of the provision of treaty वगैरह वगैरह so on which has been entered into or executed before 26 जनवरी वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये पॉइंट में ये बोलता है कि जो कोई ट्रीटीज हो गई होगी, ठीक है, 26 जनवरी के पहले या बाद में, उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं होगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं होगा. ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ एक्सक्लूजन. ओके, or there are certain provisions in the constitution which excludes from the original jurisdiction of Supreme Court certain disputes the determination of which is vested in other tribunals. इसमें क्या बोल रहा है, इस पॉइंट में बता रहा है कि ट्रिब्यूनल में जो चीजें डिसाइड होना चाहिए उस पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया है, डिस्प्यूट्स ऑफ 363(1), डिस्प्यूट्स अंडर आर्टिकल 362, disputes under article 20, 280 and article 290. ओके, तो एक आपको समझ में आ गया कि ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है. अब जब मुझे इस पैराग्राफ के नोट्स निकालने के हैं, ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमें नोट्स इस ढंग से निकालने हैं कि दैट कुड बी ओनली अ कीवर्ड. अगर वो हम कीवर्ड पढ़े तो हमें पता चले कि हमें इस कीवर्ड में क्या लिखना है. You must have gone through story writing of the thing. उसमें कैसा होता है कि उसमें कीवर्ड्स होते हैं सिर्फ और बीच में गैप्स होती है, तो हमको पूरी स्टोरी लिखना होता है. तो उसी ढंग के हम अगर वो कीवर्ड्स हम लिख दे तो हम 10 बार उसका रिवीजन कर सकते हैं, ना कि बार बार ये सब चीजें पढ़े. ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि ये पैराग्राफ के मैंने पॉइंट्स कैसे निकाले हैं. ठीक है, सो सी इस पैराग्राफ के मैंने कैसे नोट्स निकाले हैं. ये ओरिजिनल है. ठीक है, ओरिजिनल में मैंने क्या लिखा है, ऊपर पहला पॉइंट लिखा है प्योरली फेडरल इन कैरेक्टर. अब ये पूरा पैराग्राफ के मैंने कैसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, देखिए ये पॉइंट्स कहां तक हो गए. ये जो हमने यहां तक पैराग्राफ पढ़ा अभी ना, ये सिर्फ इतने पेजेस में कवर हो गया, दिस 3 लाइंस. ओके, ये 3 लाइन में कैसे कवर हो गया देखिए. अब मैं ये जो पढ़ूंगा उसके बाद मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाऊंगा,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीजें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो कीवर्ड्स क्यों है, और ये हम पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उस तक हमको कैसे पहुंचाएगा। ओके, तो देखिए मैंने पहले 2 पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखा है? प्योरली फेडरल इन कैरेक्टर, ठीक है, ये पहला हो गया। तो ये जब मैं लिख रहा हूं तो इसका कीवर्ड क्या है? ये कीवर्ड क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्योरली फेडरल इन कैरेक्टर। ये एक पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने? एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन। अब जब मैं ये बोलता हूं कि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन, अब मैंने जब बताया कि आपको 3 के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पूरा सेंटेंस समझने के लिए हमने ये लिखा है ना। इसको आप अगर चाहते हो तो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट भी लिख के उसके बाद में जो नीचे वाले पॉइंट है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में है कौन से डिस्प्यूट? सेंटर और स्टेट में। और दूसरे क्या लिखा है मैंने? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये 2 पॉइंट हो गए क्लियर। उसके बाद में हमने क्या लिखा है? डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड में पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? कि डिस्प्यूट आउट ऑफ ट्रीटी, ठीक है, बराबर है। डिस्प्यूट आउट ऑफ ट्रीटी बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर के बाद में मैंने 26 जनवरी या 1950 या 60 जो भी है वो नहीं लिखा है, क्योंकि दीज आर कीवर्ड्स। अगर आप बाकी सब भूल जाएंगे और ये 4 चीजें भी अगर आप याद रखेंगे तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्बैटिम आपने पूरा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है और ना आप रट्टा मार सकते हो, ठीक है। देखिए डज नॉट इंक्लूड में मैंने लिखा है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी बिफोर और आफ्टर। इसमें आपको क्लिक होना चाहिए कि जो भी ट्रीटीज है, कोवेनेंट्स है, वो 26 जनवरी के पहले या बाद में जो बने हैं उसके अगेंस्ट के जो भी डिस्प्यूट है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं कवर होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट में? डिस्प्यूट्स वेयर पावर इज विथ ट्रिब्यूनल्स। जहां पे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शनल जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का जो एरिया है वो नहीं एक्सटेंड होगा। तो उसमें यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। एक सेक्शन 363(1) है, दूसरा 262 है जहां पे इंटरस्टेट वाटर लिखा हुआ है मैंने, आप नीचे देख रहे हैं आप। इधर सेक्शन आर्टिकल 280 है जहां पे इंटरस्टेट वाटर वाला सॉरी फाइनेंस कमीशन है 282 में। और 290 में क्या है? एक्सपेंसेस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। अब मुझे बताइए कि ये मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना भी मैंने आपको दिखा है, मेरा ये कवर हो गया सिर्फ इतने सारे पोर्शन में। ये आप अगर पूरा का पूरा पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो इसको नहीं कुछ तो एक समझने में 20 मिनट हर बार लगेंगे। अगर मैं ये इतना ही पढ़ता हूं, मुझे अभी नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं लिंक मेरी हो रही है, तो उस मोमेंट में मैं क्या करूंगा? मैं ये सिर्फ इतना रिवाइज कर दूंगा और ये फेंक दूंगा, है ना। तो क्या होगा कि ये 5 पॉइंट्स पढ़ने से मेरा पूरा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कवर हो गया। इसका सबसे बड़ा फायदा कब होता है? जब हम रिवाइज करते हैं, तब एग्जाम के जब दिनों में जब आपका प्लानिंग डिसैरे हो जाता है, उस मोमेंट में ये पोर्शन आपको पढ़ने के बहुत काम में आएगा, है ना। तो जैसे भी मैं ये पॉइंट्स हैं, मैं फिर एक बार पढ़ता हूं और मैं पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ता हूं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, तो आपको समझ में आएगा ये कीवर्ड से आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। एक बार आप 2-3 बार जब पढ़ लेंगे ना, ऐसे नहीं कि एक बार में भी आपको पूरा का पूरा कीवर्ड से ध्यान में आएगा, लेकिन यू जस्ट ट्राई टू डेवलप योर ओन कीवर्ड्स। ओके, सो मैं पहले ये पॉइंट पढ़ता हूं जो हमने सिंथेसिस निकाले हैं, है ना। इसमें से देखिए ओरिजिनल में फिर एक बार बताओ, ओरिजिनल में मैंने फिर सिर्फ 4 पॉइंट्स किए हैं, है ना। तो जब मुझे याद है कि ओरिजिनल मेरे पास फिर सिर्फ 4 पॉइंट्स है, जिसमें ओरिजिनल के हेड में 2 है और डज नॉट इंक्लूड के हेड में 2 है, तो मुझे आसानी होती है कि मेरे को सिर्फ इतने 2 पॉइंट कवर करने के हैं और एक कॉन्फिडेंस आता है ना। अगर आप तीसरी बार दूसरी बार अब ये पढ़ते भी है और आपको लगता है नहीं याद आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये तीसरी बार तक तो पक्का नहीं, चौथी बार कम से कम 5वीं बार आपको याद में आएगा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मेरे सिर्फ 2 पॉइंट थे और डज नॉट इंक्लूड में सिर्फ 2 पॉइंट थे। फिर इसके हिसाब से आप पूरा का पूरा ये आपका प्रिपेयर हो गया, ये परमानेंट माइंड में आपके चले गया, इसके बाद आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में 2 पॉइंट क्या है कि प्योरली फेडरल इन कैरेक्टर। फेडरल यानी क्या कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व है,
उस ढंग के कैरेक्टर्स में या उस टाइप्स के इश्यूज में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड होगा। दूसरा क्या है पॉइंट, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड किस चीज में है, जिस चीज में फैक्ट और लॉ पे ओपिनियन देना है ना, और स्टेट और सेंटर में के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट कवर हो गए। डज नॉट इंक्लूड में हमने पहले बोला कि डिस्प्यूट्स या ट्रीटी जो है 26 जनवरी के पहले वाले या बाद वाले, ठीक है। और दूसरा है कि इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स है। अभी देखिए इसमें अगर ये मैंने प्राइमरी लेवल पे आपको समझने के लिए लिखा है, ठीक है। नहीं तो अगर उसमें इसलिए लिखा है, अगर इससे भी शॉर्ट बनाने का होता तो मैं लिखता हूं डज नॉट इंक्लूड ट्रीटी आफ्टर और बिफोर, ये हो गया। और इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल्स, अगर लिख देता और ये 4 पॉइंट भी लिख देता तो ये और कंसाइज हो जाता है ना। लेकिन शुरुआत में समझने के लिए आप थोड़ा सा ऐसा इलेबोरेटली निकाले 3 या 4 वर्ड का, तो उसमें से आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब मैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ता हूं तो जस्ट आपको अभी कीवर्ड मैंने दिखा दिए, इसके हिसाब से हमको जो इलेबोरेट लिखने का है तो ये हम स्टार्ट से कैसा लिखेंगे ये बताता हूं। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 5 फोल्ड, ओरिजिनल, रिट, अपीलेट, ये 3 पॉइंट हो गए। दूसरे नेक्स्ट 2 पॉइंट एडवाइजरी एंड रिवाइजरी हो गए। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हमने पहले 2 पॉइंट लिए थे, द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्योरली फेडरल इन कैरेक्टर, और दूसरा पॉइंट लिया था एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, और जो डज नॉट इंक्लूड में ये पहला पॉइंट हो गया, डज नॉट। डॉक्टर साहेब जस्ट एक्सक्यूज, काही लोकांच्या हे येत आहेत, तुम्हाला मी होस्ट बनवलंय ना, तर त्यांना एंट्री करा फक्त, तुमच्याकडे ते हे येत असेल। श्योर हा, त्यांना फक्त ऍडमिट करून घ्या, काही लोकांच्या रिक्वेस्ट चालू आहेत। हाँ, तो ये लक्षात ठेवा। हाँ, डज नॉट इंक्लूड में हुआ, ओके। Because I am sharing screen, I am not able to see the request, but I will, yeah, now it is there. हाँ, admit all, okay. हाँ, स्क्रीन चला गया मेरा कि है अभी आपके? नहीं चालू है, इट्स देयर। हाँ, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि ये जो पॉइंट्स है इस ढंग से हमने ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पूरा कवर कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक के लिए कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी बोल दे, जिसको नहीं समझ आया या कुछ और उसमें ये बताना है। एनी क्वेरी? हेलो, हाँ, बोला बोला। हाँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जो अगर एक आर्टिकल से 129 आर्टिकल से उसमें एक पेज के ऊपर लिखा है, अगर मैं उसको सिर्फ की पॉइंट भी लिखूंगा तो तुम्हें चलेगा, तो उसका मुझे मार्क्स मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर अगर कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल से कोई है, उसका आर्टिकल का पूरा एक पेज का उत्तर पूरा लिखा है, लेकिन मैं उसको अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन उसका कीवर्ड लिखूंगा तो भी चलेगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कीवर्ड इज just for your revision, but whenever the question is asked, you have to write it wholly descriptive. Okay sir. This is just for notes taking, so that you can minimize your effort, you can revise well in time, and you can save your time. ठीक है, पेपर में। Sir, I have a doubt. Yes. Sir, this is Tanvi Lopate. हाँ तन्वी बोल। Sir, will it be better to take the notes in the form of a flow chart? As you told that we should take out the keywords. So if we simply note down the keywords, then it will be harder for us to manage those keywords. Or else if we make a flow chart, it will be better for us. Am I right? See, wherever there can be n number of things how you go for.
So there can be mind maps, flow charts, pencil work, sketch work. But what happens? The only thing we want to simplify the things to register itself in your mind. Okay. And what happens? Why I am telling you this Y-shaped or the arrow-shaped things? Flow charts is important wherever there is a uniform flow from one step to another step. It won't work all the time. But when I am making three tier points, so there is a group, a particular group where I am knowing that here are at the most 3 to 4 points. And when I am clubbing those points in a particular format, I am able to recall it. So when I am telling the 5 points of the jurisdictional area of Supreme Court, I had made it only 5 points, 3 plus 2. So I know that my first group is of 3 and second. So never ever you will be able to miss out any of this point. If you will make a flow chart, then what will happen? It will go into disarray things. You will make one flow for this particular 5 points. You can't make a flow chart. And flowchart is not, there can be a number of things of doing the thing. I don't say that the way I am doing is the best possible, but the best possible in the sense that if you are having 10 points, okay, and you want to set those in such a fashion that you don't want to miss any point. At the same time, you want to revise them again and again. Then it may not help you that much. Now see, when I am telling about the original jurisdiction part, I had told you whatever the description is there, I had not gone to that. I had just gone through it and I found that there are only 4 points. So now when I had made it in my mind that there are only 4 points, which I had broken into 2 in the original jurisdiction and 2 where the original jurisdiction doesn't extend. So now I am very confident that if I write these 4 points, I am done with. So this is what the sequence goes on. Are you getting me? There are n number of fancy things we can do, but what I want to bring into you, the entirety of the topic. See, whatever I had covered, when I said that when you should only go for only 2 best possible books. Now I had written, when I had taken notes of this, I will write from where I had taken these points. Okay. So now if I am writing, say, this is Indian polity. In brackets, I will write Indian polity, say, Wizard. Let us it be. Wizard page number 76. I had written over here Wizard Indian polity 76 when I had taken these notes. Okay. Somewhere in down the line, I will get some good important point from somewhere else. So whenever I will want to add on to this, I will add by putting 2 horizontal lines and writing the reference topic, okay, or reference book, and will add a particular point into this. So this way you will develop your own best possible notes. Notes, exactly. So what I am saying, your note should be your own. This is the basic framework from where you had taken points. And why I am saying, please leave these last 2. If somehow you are not able to cover these points over this, in the same page you will, by going on the back pages, you can write down any reference heading from where you are covering these 4 of these topics, and you can add on. So this way you will improve upon your own answers. Okay. So if you feel, despite that, if you feel that you are comfortable with it, mind maps of or say flow charts, it's okay. There is nothing wrong in it. You can well go on with that. Yes, yes. Anything else? Any another question? Utkarsh, any question? कधी कधीच येतो तू विचारून टाक. आणखी दुसरे कोणी, कारण खूप छान सांगितलेलं आहे, म्हणजे नोट्स काढणं हे आम्ही प्रिपरेशन करताना सगळेच करायचो, नोट्स वगैरे काढणं. ओके, वी वर डुईंग द थिंग बिकॉज रिपीटेशन, रिव्हिजन, that is important and that is not possible without taking out notes when we are studying. Okay, so दादा ने भी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सब कुछ बताया है related to notes. Okay,
and with that a difficult topic of constitution and that is to jurisdiction जो सबसे अभी decisive है उसको उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया है. So any more question from other students, those who are not associated with Sambodhi or those who are associated with Sambodhi for the regular coaching? किसी के कोई प्रश्न होंगे तो पूछिए. काफी सारी बातें उन्होंने बताई कि मेंस या फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस, टॉपिक वाइज लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चंस, एक एक्यूमेंट डेवलपमेंट, ओके, किस क्योंकि एक्यूमेंट डेवलपमेंट मींस क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस की, उसके बारे में भी उन्होंने बताया. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कीवर्ड्स किस तरह से रहने चाहिए, 3 कीवर्ड्स रहने चाहिए, 4 कीवर्ड्स रहने चाहिए, ओके, कितना लिमिटेड करना चाहिए अपने स्पेस को, वो भी उन्होंने बताया. क्योंकि अल्टीमेटली ये देखो, ये जो इम्पोर्टेंट ये जो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एंटायर मेंस एग्जामिनेशन. इसमें क्या होता है कि आपका सपोज आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम एग्जामिनेशन देते हैं तो 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स या 250 वर्ड में आपको क्वेश्चन लिखना है. सो हियर दैट लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स लाइज. वो जो आपको लिखना है उसमें ये कीवर्ड्स का जो इम्पोर्टेंस है ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है. काफी सारे जो नए स्टूडेंट्स है शायद हो सकता है कि उनको ये बात नहीं समझेंगी, लेकिन अगर जिसने प्रीलिम्स या मेंस का सिलेबस देखा है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस बात का बिल्कुल महत्व समझेगा. क्योंकि 150 वर्ड, 200 वर्ड, 250 वर्ड इस तरह से आंसर की लिमिट होती है आपके मेंस में, और वहां पे फिर आपको 1000 वर्ड्स में आप लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने पूछा है कि आपको 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में ही लिखना है. तो वहां पे यूपीएससी में पनिशमेंट भी मिलती है. अगर आपने ज्यादा लिख लिया तो पनिशमेंट भी मिलेंगी आपको, है ना. तो पॉइंट वाइज लिखना, उसके लिए वो कीवर्ड्स और नोट्स का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव लाइक मैंने ये टॉपिक डॉक्टर साहब को इसीलिए दिया क्योंकि ये काफी जगह पे ये बताया नहीं जाता. मतलब हम तो अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बताते रहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली किसी ऑफिसर ने बताना और जो अभी इसमें है उसका एक अलग महत्व रहता है. हम लोग तो हमेशा बताते रहते हैं. सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, फिर हम आगे बढ़ेंगे. कुणाला काही प्रश्न आहे आणखी? सिद्धी, अक्षय, बिल्डॉन, कोमल भूतनार, मी आता नावच घेतो, श्रद्धा चोपडे, यश डब्लू, शीला कीर्तने, कुणाल, क्षितिजा जगताप, किन्नरी, अक्षदा, चंदन शिवे, स्वाती, सांची बारसागडे, चंचल पाटील, डॉक्टर विशाखा धिवर, रामोशी विशाल, शमा पठान, अनिकेत, मैत्रेय, संदीप चौधरी, रोहित, साहिल बोरकर, शेख, शरीक शेख. चलो, अच्छा नो बोल रहे सब. अच्छा चलो ठीक है. तो अभी नो हमने इशू, क्योंकि हाँ, तो अभी हमने पार्ट 1 में देखा था सिलेबस, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, ओके, और उसके बाद देखे थे डेवलपिंग एक्यूमेंट, है ना. डेवलपिंग एक्यूमेंट, व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है, ये हो गया. पार्ट 2 में हमने देखा था कि हाउ टू टेक नोट्स, सिनॉप्सिस और नोट्स, ठीक है. तो इसमें हाउ टू टेक सिनॉप्सिस में भी हमने 2-3 चीजों में हम ब्रेक करेंगे सबके समझने के लिए. हाउ टू टेक सिनॉप्सिस में नोट्स में पहला पॉइंट था की नोट्स, कीवर्ड्स, ओके. दूसरा था कि ग्रुपिंग सिमिलर थिंग इनटू सिमिलर ग्रुप, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स इनटू ग्रुप ऑफ 3, ठीक है. ये क्यों करना है हमको? जहां पे हमें 8 या 10 पॉइंट होते हैं तो वहां पे हमने ये करना है कि सिमिलर जो चीजें है उसका ग्रुप बनाना है, जैसे हमको इजीली रिकॉल हो जाए वो चीजें, ठीक है. ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग इन द ग्रुप ऑफ 3. और तीसरा पॉइंट है मगिंग अप डिफिकल्ट थिंग्स, ओके. पार्ट 2 में हम क्या सीख रहे हैं? 3 चीजें सीख रहे हैं. पहली चीज ये है कि हाउ टू टेक सिनॉप्सिस और नोट्स और कीवर्ड्स. सेकंड, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स इनटू ग्रुप ऑफ 3.
और थर्ड पॉइंट है मगिंग अप डिफिकल्ट थिंग्स, है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो देता हूं और उस डेमो से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स है वो कैसे कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है। सो प्लीज बियर विथ मी फॉर अ मिनट। मेरे पास एक ट्रे है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक ट्रे है, उसमें मैं 10 चीजें रख रहा हूं, ठीक है। आप एक 30 सेकंड के बाद सिर्फ कोशिश कीजिए कि उसमें से आपको कितनी चीजें याद रहती है, ठीक है। और उसमें की मैक्सिमम चीजें कैसे याद करने की है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं 10 चीज एक सिंगल रो में आपको फ्रेम में दिखाऊंगा। इसके बाद आप मुझे बताइए कि उसमें से आपको कितनी चीजें याद आती है और कितनी नहीं, ठीक है। Psychological testing. It will help them to understand things in a better way, that's right. वो एजुकेशन का ये हो गया, वो एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल साइंस का फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। चलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं रखता हूं, मैंने सिर्फ इसमें एक तो आप देखिए उसमें कितनी चीजें हैं और ट्राई कीजिए कि ये अगर मुझे रिकॉल करने की है तो मैं कैसे करूंगा। आर यू एबल टू सी माय ट्रे? थोड़ा ऊपर उठाने ला उसको, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सबको, सब चीजें दिख रही है। हाँ अभी दिख रहा है। यस। So without taking any pen in hand, are you able to recall this? Try to recall these things. ठीक है, एक 10 सेकंड देखिए, सिर्फ 10 सेकंड के बाद मैं ये निकाल दूंगा। उसके बाद आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या क्या इसमें दिख रहा है। हो गए 10 सेकंड हो गए। ओके ठीक है। हाँ, तो आपने ये गेम कभी खेला भी होगा, मेमोराइज द थिंग वाला। तो इसमें क्या है कि अगर ये चीजें मैं अभी आपको कितनी याद है मुझे पता नहीं, ठीक है। अब मुझे इसमें से अगर याद करने की है तो मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें से ग्रुप बनाना है हमें, ठीक है। ये क्या है, चाय का कप है, ये ग्लास है, इसका एक ग्रुप बन सकता है, दो चीजों का ये। यस। ये एक ग्रुप बन गया, ये दो चीजें मुझे याद हो गई, ठीक है। तीसरी चीज है टेबल पे रखने की चीजें, ये देखिए 3 चीजें हैं। एक स्टैम्प जो पढ़ाई या इसके टेबल पे होती है पढ़ाई करने के, ये स्टैम्प है, ये पेन है, ये स्टेपलर है। ये 3 चीजों का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये एक अलग चीज है जो इसमें नहीं फंस रही है, ठीक है। तो मैंने ये 6 चीजों का ग्रुप बना लिया। एक 3 चीजों का ग्रुप है मेरे टेबल पे रहने वाला, दूसरा है रिक्रिएशन या जहाँ पे रिफ्रेशमेंट बोल सकते हैं, और ये लास्ट जो डिफिकल्ट चीजें मैं अलग से याद रखा हूं कि ये फोन है। अब इस ढंग से मैंने 6 चीजें याद कर ली। तो हमने जब बोला था कि कोई भी चीज या ग्रुपिंग करना है तो उसमें क्या करना है, 3 चीजें मैंने की कि जो मेरे टेबल पे है। क्या है टेबल पे, पेन है, स्टैम्प है, स्टेपलर है। ये पहला 3 का ग्रुप हो गया। दूसरे दो का क्या ग्रुप हो गया है, कप और ग्लास। और तीसरा हो गया कि जो मैंने डिफिकल्ट करके याद किया है, जो मोबाइल है। तो ये 6 चीजें मेरे दिमाग में फंस गई है, मैंने ये ग्रुप बनाया इसलिए। अगर ये 6 चीजें आप एक एक करके याद किए होते तो आप भूल गए होते। आर यू गेटिंग मी? यस यस यस। हाँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की चीज होती है। अगर इसी ढंग से 10 पॉइंट है कोई, अगर फंडामेंटल से ड्यूटीज है, तो उसमें भी आपने क्या इस ढंग के ग्रुप बना सकते हैं, मोर और लेस। तो 3-3 के ग्रुप इसलिए बनाए क्योंकि 3 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उस पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। अब ये मैंने 6 चीजों का ग्रुप बताया था। अभी जो मेमोराइज जो गेम होता है ना, इसमें भी हम इसी ढंग से एनालाइज करते हैं कि ये 3-3 का ग्रुप बना है। तो फिर उससे कैसा एक चीज याद में आ गई, जैसे अगर टेबल की चीजें मैंने 3 याद कर ली तो स्टेपलर के पीछे पेन याद आएगा, पेन के पीछे स्टैम्प याद आएगा। तो वो एक ऐसा ब्लॉक्स में हम अपने दिमाग में अलग अलग जगह स्टोर कर जाते हैं। यू नो हाउ द कंप्यूटर स्टोर्स इट्स मेमोरी और वॉट एवर द इंफॉर्मेशन, हाउ डज इट स्टोर, इट पुट्स इन some section, it puts randomly, it's allocate the information in different parts of the memory or hard disk, and then it retrieves.
तो एक ही जगह आप सब चीजें डालोगे ना तो फिर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमने ये Yes. 2 क्वेश्चन कर दिया है। अभी एक 5 मिनट में मैं पूरी तरह से आपको एक रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि हमने अभी तक किस ढंग से सीखा है, या थोड़ा सा जो चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट। जस्ट मिनट। नहीं, कोई बात नहीं है, नो इशू। नहीं, बैटरी निकल जाएगी या। हाँ तो हाँ, जो मैं पॉइंट अभी तक बताया हूँ, डिस्पाइट दैट I will repeat those for the understanding and for benefit of those people who had joined late. First 3 points of the preparatory thing: get hold of syllabus. Second point is get hold on last 10 years topic subtopic wise question set. Third is develop acumen. What question can be asked whenever you are reading? Develop acumen that out of the earlier the questions earlier asked, how can the questions can be repeated, or what question can be asked whenever you are reading those. अगर आप पढ़ते वक्त जब दिमाग में लाते हैं कि इस पे किस ढंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी वक्त आपका क्वेश्चन आंसर सेशन तैयार हो जाता है कि इस पे ये क्वेश्चन आया तो मैं ये जो पढ़ रहा हूँ इसको मैं इस ढंग से रिप्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, डोंट रिलाई फुल्ली ऑन एनी ऑफ अ पर्टिकुलर बुक और क्लास नोट्स। आपके जवाब जो है आपके खुद के होने चाहिए इन एडिशन टू क्लास नोट्स, बट रादर देन बुक्स क्लास नोट्स आर ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि वहां पे 2-4 जगहों का निचोड़ होता है, इसलिए क्लास नोट्स कभी भी आपको बेनिफिशियल होते हैं। इनफैक्ट मैं सभी लोगों को एडवाइस करता हूं, बिकॉज क्लास नोट्स में क्या होता है कि पूरी चीजें अपने को रेडीमेड मिल जाती है, जो कि हम मेहनत करते हैं इतनी, तो काफी चीजें रेडीमेड मिल जाती है, तो अपने जो एफर्ट्स रहते यानी 50% तक ही रहते, तो ऑलरेडी हमारे पास 50% ऑफ मटेरियल हमको इंप्रूव करना है, इधर उधर से थोड़ा सा पढ़ पुढ़ के हमको इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना है। ठीक है, दूसरी बात, ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज और थिंग्स एज यू अंडरस्टैंड। पहले तो ये सोचिए कि हमें किस ढंग से समझ लेना है, उसके बाद में हमको रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, ओके, नाउ हाउ टू प्रिपेयर जस्ट बिफोर एग्जाम्स। अभी हमारे पास जैसे सोचिए कि हमारे पास 1 महीना ही बचा है, तो हमें कैसे किस ढंग से हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, तो इस पे भी हम पूरा सिलेबस हम 3 पोर्शन में ब्रेक कर रहे हैं, 1/3 1/3 1/3 ऐसे 3 पोर्शन में ब्रेक कर रहे हैं। पहला जो 1/3 पोर्शन है वो हम मार्क इस ढंग से करेंगे, मे बी एक 3 कलर के अलग अलग मार्कर ले सकते हैं आप। आपने सिलेबस पूरा का पूरा लिख दिया है आपके नोट्स टेकिंग में, उसमें से पहला 1/3 जो पोर्शन है वो ये है, विच कैन यू सॉल्व होली ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नोट्स। जो आपके जो नोट्स है उसके भरोसे आप बेधड़क, और जहां पे आपका कॉन्फिडेंस है कि इस पे मेरा मास्टरी है, ये पोर्शन होगा 1/3, जिसमें आप सिर्फ रिवीजन कर करके पेपर छुड़ा सकते हैं, है ना। सिलेबस में आपने देख लिया कि 1/3 जो पोर्शन है वो आपका की पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी रिवीजन के नोट्स हैं, तो दोज विल हेल्प यू टू सेल थ्रू दोज क्वेश्चंस। ओके, दूसरा 1/3 जो क्वेश्चन है, पोर्शन नीडिंग अपग्रेड टू फर्स्ट 1/3, है ना। अभी जो दूसरा पोर्शन है उसमें हमको थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ेगा इधर उधर से, जिसके चलते हम जो पोर्शन है उसको हम लेवल 1 तक पहुंचाएंगे, है ना। क्योंकि थोड़ा सा वीक है पोर्शन, उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं कि हमारा ये जो हेडिंग है, ये जो सब टॉपिक है, इसमें हमारी कमजोरी थी, तो हम कहीं और से नोट्स पढ़ के उसको हम इंप्रूव कर रहे हैं, और ये पोर्शन को भी हम 1/3 जो लेवल 1 का हमने डिसाइड किया था उसमें हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो इस ढंग से हमारे 2/3 ऑफ पोर्शन जो है वो इस ढंग से तैयार हो जाएगा, 66% ऑफ पोर्शन ऐसा तैयार हो जाएगा कि जिसमें आपकी मास्टरी है, कि उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप रिवीजन के बेसिस पे या आपने अभी तक जो मेहनत की उसके भरोसे आप बहुत अच्छा लिख के आ जाएंगे। 1/3 पोर्शन जो है वेरी रेयरली आस्क्ड पोर्शन और वीक पोर्शन। तो हर सिलेबस में ऐसा होता है कि जब आप 10 बार क्वेश्चंस देखेंगे, 10 साल के क्वेश्चन देखें, तो 1/3 पोर्शन ऑफ सिलेबस ऐसा होता है कि उसमें कभी पूछा ही नहीं गया, लेकिन हमको वो छोड़ना नहीं है, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार क्या होता है कि वीक पोर्शन काफी लोग छोड़ देते हैं, तो वीक पोर्शन में भी आपको कम से कम 5 या 6 कीवर्ड्स ऐसे लिख के रखने हैं
नोट्स टेकिंग में कि अगर वो पूछा जाए तो वो 5 क्वेश्चन या 5 कीवर्ड्स के बलबूते आप बाकी लोगों से आगे चले जाए। वो सिलेबस में है, सिलेबस में इसीलिए दिया है कि कभी ना कभी हो सकता है पूछे, या कोई फैकल्टी या कोई टीचर जब क्वेश्चन फ्रेम करता हो तो उसको लगा कि अरे इस पे पूछा नहीं गया जबकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो मैं उस पे क्वेश्चन पूछ लूंगा। और बाद में जब हम पेपर देके आते हैं तो बोलते यार टफ क्वेश्चन था क्योंकि बड़ा और क्वेश्चन था। तो वो भी पोर्शन में से हमने 5 नहीं कुछ, तो जो 1/3 पोर्शन जो है वेरी रेयरली आस्क्ड पोर्शन है या वीक पोर्शन हमको लग रहा है, उसमें भी हमने सिर्फ 5 कीवर्ड ऐसे ही रैंडमली डाल के रख देना है कि जिससे आप कुछ स्टोरी लिख पाए रिलेवेंट वो टॉपिक के अंदर। तो 66% आपका कमांडिंग हो गया। और बचा जो 1/3 पोर्शन है उसमें भी आपके पास 5 कीवर्ड्स है कि अगर कुछ आया तो आप वहां पे यूपीएससी में जैसे बहुत बार बोलते हैं कि वो हाथ से गिन लेते हैं आंसर और उससे मार्क्स दे देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी वो भी तैयारी चाहिए कि अगर वक्त पड़ा तो आप हाथ से गिनने वाले आंसर भी लिख के आ पाए। ठीक है, ये एक हो गया। मैंने आपको प्रिपरेशन बताया, 1 महीने पहले एग्जाम के पहले किस ढंग से आपको खुद को एनालाइज करना वो भी बता दिया। अब नाउ एंटरिंग द क्वेश्चन हॉल। क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आया तो तब आप देख लीजिए कि इसमें से द बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका किस क्वेश्चन का हो सकता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन वाला होता है वो आपका पहले क्वेश्चन के हिसाब से ही बाकी का क्वेश्चन पेपर इवेल्युएट करता है, उसी के हिसाब से आपका पेपर इवेल्युएट करता है। अगर बेस्ट पॉसिबल अगर आपका क्वेश्चन पहला आंसर लिख लेते हो आप, तो उसके दिमाग में एक फ्रेम बन जाती है कि ही कैन राइट, ही और शी कैन राइट बेस्ट पॉसिबल थिंग विच ही नोज। उसके बाद फिर जितने मैक्सिमम अच्छे आंसर दे पाएंगे उतने शुरुआत में सॉल्व करने का है, और उसके बाद हमको जो नहीं आते हैं वो भी अटेम्प्ट करना है विद इन टाइम फ्रेम। ओके, तो इस ढंग से आप while you are in the examination you can go through, and I think there is nothing difficult than that। अगर ठीक ठाक हुई है, इस ढंग से अपना कुछ भी कवर किया है, हो सकता है वो कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक भी हो, लेकिन इस ढंग से आपने एक बार तैयार कर लिया, जो नहीं समझा वो बार बार रिविजिट किया, आपके फैकल्टी से पूछ लिया, आप क्लासेस लगाते हैं तो क्लासेस वालों से पूछ लिया, तो ये चीजें करने पे आपके जो भी क्वेरी सॉल्व होते जाएगी, मेरे ख्याल से उससे सभी चीजें आसान हो जाएगी, है ना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। If you want to ask any question or anything, you are most welcome. I think I had covered Yes, हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की है, बहुत ही अच्छे से की है। और जो एकदम नए स्टूडेंट्स हैं, इसमें काफी सारे नए स्टूडेंट्स भी हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग गांव से है, शहरों से है। सो जो एकदम नए हैं, खास करके देखो कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेंगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको कोई क्वेरीज है तो वो पूछ ले तो बेटर रहेगा। अभी रिगार्डिंग ओवरऑल आप पूछ सकते हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के हिसाब से स्पेसिफिकली आप ओपन टू यू पीपल, ओके, आप पूछ सकते हो। जो लोग अभी देखो वो 9th की स्टूडेंट है लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, उसको तो अभी देना नहीं है लोग तन्वी को, लेकिन वो अभी से क्वेश्चंस पूछ रही है ना। और आप लोगों में से काफी सारे ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुका है, अपने पास यहाँ पे डॉक्टर भी है, जिनका डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, ऑलरेडी जॉब में है लोग, तो वो नहीं क्वेश्चन पूछ रहे, वो तन्वी पूछ रही है। तो तन्वी, आई फील कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाली हो। बी इन टच विद संबोधि करियर एकेडमी। हाँ, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल निकालेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, 22 साल में आईएएस बना देंगे आपको, ठीक है। Yes, sir, of course. We are trying at our best level. Yes, yes, Whatever the lack of yes, we are we shall, developing. we shall talk after the session. So बाकी जो लोग हैं उनको वो पूछिए। अभी काफी सारे अथर्व, तुला काही प्रश्न असतील तर विचार। बरेच लोक आहेत इथे, ओके। आता प्रत्येकाचं नाव घेणार नाही। आप वाराणसी वाले विशाल, आप हो क्या अभी ऑनलाइन? कुछ लोगों का शायद बिकॉज ऑफ मोबाइल नहीं हुआ। विशाल कुमार, आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो आप पूछ सकते हैं। विशाल कुमार, वाराणसी से आपने ज्वाइन किया है, आप पूछ सकते हो। अथर्व जोशी, तुला काही प्रश्न असतील तर विचार। Yes,
येस सर. हा म्हणजे आता प्रत्येकाचं नाव नाही घेता येणार, परंतु तुम्हाला सर मी म्हणजे यू ऍक्च्युली टेक आता दिस सेकंड अपॉर्च्युनिटी. हा बोल. हा बोल ना. सर हॅलो. मी आता ऍक्च्युली सेकंड इयर तर इंजिनिअरिंगला मला आहे. एक ऍक्च्युली मी अजूनपर्यंत मी एनडीएचं बुक सोडून व्यतिरिक्त मी कोणत्याच कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं बुक वाचलेलं नाहीये. तर मला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की सर मी स्टार्ट कुठून करू? कोणती एक्झाम द्यायची? युपीएससी साठी सर. युपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस ना, सिव्हिल सर्व्हिसेस ज्याच्याबद्दल Yes, आपण sir. बोलतोय तीच एक्झाम द्यायची आहे ना, की एनडीए द्यायची आहे? येस सर, येस सर. नाही सर, येस, युपीएससी बद्दल सिव्हिल सर्व्हिसेस. माझ्या सेशनला सुरुवातीपासून होता का तू? हा हा, सर तो होता, आहे. पण मध्ये थोडं कनेक्टिव्हिटीमुळे मी परत बाहेर निघून गेलो होतो. हा हा. अच्छा. हा. तर मी जे परत रिपीट केलं ना, सर्वात आधी काय करायचं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज मधनं किंवा ऑनलाईन नाही का पूर्ण सिलेबस आधी हे करून घ्यायचा, हाती घेऊन घ्यायचा. ठीक आहे. येस सर. हा, आधी घेऊन घ्यायचा. आणि दुसरं काय करायचं, जसं आता जनरल स्टडीजचा आहे, जनरल स्टडीजचा प्रिलिम्स जर विचार करायचा झाला तर प्रिलिम्सचे कसं की टॉपिक वाईज, जसं इंडियन पॉलिटी एरिया असेल तर इंडियन पॉलिटीचे क्वेश्चन्स असे टॉपिक वाईज क्वेश्चन्स मिळतात. ठीक आहे. सर्वात आधी सिलेबस घ्यायचा, त्याच्यानंतर क्वेश्चन्स घ्यायचे हाताशी. ठीक आहे. हे सुरुवातीला कमीत कमी 5-10 दिवस फक्त हेच वाचून परत परत काढायचं. त्याच्यामुळे आपल्याला कुठल्या एरियामध्ये काय वाचायचं आहे आणि कशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स येतात हे माहिती पडतं. त्याच्यानंतरची स्टेज आहे की पुस्तक घेणे, आहे की नाही. कारण जर आपल्याला कळलंच नाही की सिलेबस मध्ये काय आहे आणि कशा पद्धतीचे क्वेश्चन येतात, तर आपण वाचताना काय वाचायला पाहिजे आणि काय वाचायला नको हेच आपल्या डोक्यात डेव्हलप होत नाही. ठीक आहे. पुस्तकं तर खूप मिळून जातील. पुस्तकं तर मी या क्षणी पण तुला 10 सांगू शकतो की या टॉपिकवर हे पुस्तक आहेत म्हणून. पण त्याचा फायदा केव्हा होईल, जर पुस्तक तू वाचायला घेशील आणि तुझ्या डोक्यात जेव्हा नाही आहे काही की ह्या पुस्तकातून नेमकं मला काय वाचायचं आहे, हे जोपर्यंत तुझ्या डोक्यात बसत नाही तोपर्यंत ते पुस्तक वाचणं काहीही फायद्याचं होत नाही. तर आधी सिलेबस, म्हणजे असं म्हणणार नाही की मी रट्टाच मारला पाहिजे सिलेबसचा, पण सिलेबसवर आपला कॅच होल्ड झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर क्वेश्चन्सवर आपला कॅच होल्ड झाला पाहिजे की हे असे क्वेश्चन या टॉपिक मधनं विचारतात. आता समजा इंडियन पॉलिटीचे क्वेश्चन तू वाचून घेतले गेल्या 10 वर्षाचे की असे क्वेश्चन आले होते, तर जेव्हाही तू पुस्तक हातात घेशील ना, तर तुला एक कॉन्फिडन्स येईल वाचताना कि ये किताब पे ये इंडियन पॉलिटी की जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ इसमें इस ढंग के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं. तो जब मैं पढ़ता हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि अरे ये क्वेश्चन आया था तो इसका तो आंसर इस ढंग से है. तो तब फिर एक कॉन्फिडेंस होता है कि रीबूस्टिंग हो जाता है कि इस ढंग से मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ. या हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन डेवलप होता है कि इस पे इस ढंग का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन भी जो है वो हमारे दिमाग में रजिस्टर किए हैं कि इंडियन पॉलिटी पे इस ढंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना. तो यू जस्ट गो फॉर सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन क्वेश्चंस, and then according to the heading covered in the syllabus, you will know from which book this is best covered. वो तो एक डेवलपमेंट प्रोसेस का बात है. तो ग्रेजुअली यू विल योरसेल्फ कम टू नो कि इसमें बेस्ट दिया हुआ है. तो उसमें भी यही है कि सिर्फ 2 बेस्ट किताबों को थोड़ा सा रेफर करने का, कि जहां से फिर अगर इस किताब में से अच्छा नहीं दिया है तो यू गो टू सेकंड बुक. लेकिन बहुत ज्यादा किताबें जमा करने में मतलब नहीं है, उस ढंग से फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता है. और उसके बाद की स्टेप्स है टेकिंग नोट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. वो आपका खुद के नोट्स जब ऐसे कीवर्ड्स में जब तैयार होगा तो आपको पता चलेगा कि यू आर एबल टू कवर होल थिंग विथ योर नोट्स ओनली, है ना. वो कीवर्ड्स फिर जब पता चलेगा कि कीवर्ड्स आप पढ़ रहे हो, वहीं पे आपको लिखा रहेगा कि कहाँ से आपने निकाले हैं ये पॉइंट्स. तो वहां पे जाके अगर आपको कभी कंफ्यूजन हुआ तो वहां पे जाके एक बार पढ़ लिए, फिर अपने कीवर्ड्स पे ही फोकस किए, है ना. आई थिंक दैट वे यू कैन डू द थिंग्स. येस. आणि पुस्तकं वगैरे जे आहेत ना अथर्व, तर पुस्तकं वगैरे हा पार्ट थोडासा मोठा है. म्हणजे इफ किसी को अगर बुक्स की लिस्ट चाहिए तो मुझे बाद में मैसेज कर देना. आई विल सेंड यू बुक्स लिस्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर. ओके. सो मेरा नंबर आप लोगों के पास रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर. ओके. 8108016455. सो आप मुझे मैसेज कर देना. आई विल सेंड यू बुक लिस्ट. एनी मोर क्वेश्चन? बिकॉज अभी टाइम काफी हो चुका है. येस सर, सर.
लास्ट क्वेश्चन लेते सर. हाँ चला बोल. और संकेत. हाँ. संकेत आय थिंक. येस येस. Yes, Hello. please. हा संकेत. हा हा. तर मेन्स रायटिंग बद्दल मला एक विचारायचं होतं की कधी ती प्रॅक्टिस आपण केली पाहिजे, कारण त्या क्वेश्चनच्या लास्ट मध्ये आपण जर बघितलं की तिथं दिलेलं असतं की एक्झामिन क्रिटिकली एक्झामिन किंवा थिंक. तर ही अंडरस्टँडिंग लेवल येण्यासाठी आपण एनसीईआरटीचं आधी बेसिक तर वाचलेच पाहिजेत, पण त्याच्यानंतर मग कधी एक्झॅक्टली, कारण प्रीची पण आपल्याला कंबाईन तयारी करायची आहे, तर मग कधी एक्झॅक्टली आपण तयारी केली पाहिजे आन्सर रायटिंग साठी. नाही मी तर स्पष्ट असं म्हणेल की बघा आता एक एग्जांपल म्हणून घेऊया आपण. जैसे ये समझिए, don't go by the timeline I am telling you, but just think that if the prelims is in June, say, and mains is around November, let us say. So you can utilize this period from June to December to take notes with respect to mains. Okay. Exactly. And if you are having your own notes which are in form of keywords or otherwise, you can just revise when you are preparing from prelims. When you are preparing from prelims for that 6 months, you exclusively prepare for prelims only with your notes for mains in your hand. Are you getting me? Yes, yes. हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि जो अगर जून में है और मैं अभी जून से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट जून में मेरी प्रीलिम्स है और इस जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डेडिकेट दिस 6 months ऑफ पीरियड फॉर टेकिंग नोट्स विद रिस्पेक्ट टू मेंस ओनली, है ना. मेंस में क्या है कि जो हमने टॉपिक है, टॉपिक वाइज हमने कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, हमारे पूरे जो नोट्स है 6 महीने में तैयार हो गए, है ना. अभी मैं जैसे बोल रहा था कि अगर आप पूरा किताब पढ़ने जाओगे तो आपको 2 घंटा लग सकता है, लेकिन आप जब ये की नोट्स सिर्फ पढ़ जाएंगे, आपके जो कीवर्ड्स वाला जो नोट्स है सिनॉप्सिस वाले, वो अगर पढ़ेंगे आप तो हार्डली 10 मिनट में वो पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा. पॉइंट टू पॉइंट पूरा होगा ये मैं नहीं बोलता हूँ, है ना, लेकिन जस्ट यू विल बी एबल टू रिवाइज. भूल नहीं पाओगे आप, वो अगर पढ़ लेंगे ना तो वो भूल नहीं पाओगे एंड यू विल बी इन टच. तो इस ढंग से अगर ये 6 महीने में मेंस का जो ड्यूरेशन है जून टू से दिसंबर या नवंबर, उस वक्त में आपके नोट्स तैयार है और नेक्स्ट जब आप जनवरी से प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो उस वक्त आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स ही करना है, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या होती है, अगर प्रीलिम्स में भी आपका धक्का पड़ गया तो पूरा 1.5 साल खराब हो जाता है. अगले जब तक प्रीलिम्स आप नहीं दे पाते हो तब तक आपका टाइम वेस्ट हो जाता है. तो उस वक्त आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम करना है, लेकिन विथ योर नोट्स विच यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल. इस ढंग से क्या होगा, आपका प्रीलिम्स का कंसंट्रेशन हो गया. प्रीलिम्स जब आप क्लियर हो जाते हो या दे देते हो तो आपका मेंस के हिसाब से भी आपके ऑलरेडी नोट्स तैयार हैं. तो दिस कैन बी अ स्ट्रेटेजी. ठीक है. Yes. एनीथिंग Okay. एल्स? एंड हेलो रोशन पूछो. हाँ रोशन पूछो जल्दी. हेलो. हाँ हाँ रोशन पूछो. सर, मेरा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मेंस को भी और प्रीलिम्स को भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो फुलफिल करता है? सर कौन सा सब्जेक्ट है सर? पर्टिकुलर किताब की बात कर रहे हो आप? मेंस और प्रीलिम्स की बात कर रहे हो सर. रोशन प्रीलिम्स और मेंस आपने इसके पहले भी सेशंस अटेंड कर चुके हो आप. तो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन क्या क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स और मेंस में है, हिस्ट्री है प्रीलिम्स और मेंस में, ज्योग्राफी है प्रीलिम्स और मेंस में, इकोनॉमी प्रीलिम्स मेंस में है, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी प्रीलिम्स और मेंस में है. हाँ, ये दोनों कॉमन ही है ना, ये ऐसा इतना सेपरेशन नहीं होता उसमें. नहीं, उसमें दिक्कत क्या होती है? आई एम कंफ्यूज सर. नहीं, कंफ्यूज होना अच्छी बात है, बिल्कुल कंफ्यूज होना चाहिए. देखो कैसा है कि मेंस में मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर हेडिंग में कीवर्ड्स जमा क्यों करने हैं या सिनॉप्सिस जमा क्यों करना है, ताकि मेन में जब आप क्वेश्चन लिखोगे ना तो मेन में क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना होता है. तो ये जो सिनॉप्सिस है एसेंशियली फॉर मेंस है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स में कहीं से भी एक लाइन पे क्वेश्चन आ जाए. प्रीलिम्स के नोट्स निकालना इतना आसान नहीं है, सीधी बात है ना. मैंने जो भी क्वेश्चन टेकिंग या सिनॉप्सिस बताया है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताया.
तो ये मेंस का जो अगर आप लिख लेते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें जो कॉमन होती है वो कवर भी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि 5 जो हमने सब हेडिंग दिखे कि ज्यूरिसडिक्शन में ये चीजें है क्या, तो ज्यूरिसडिक्शन में अगर ये 5 चीजें के अलावा और कोई चीज है तो वो नहीं कवर होगी। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारा कवर हो जाता है, लेकिन कैसा है कि इसमें आपको पढ़ते जाना पड़ता है, प्रीलिम्स में पढ़ते जाना पड़ता है ना, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। चलो ओके उत्कर्ष एक क्वेश्चन Thank you. लास्ट विचार आणि मग नंतर आपण वाइंड अप करूया. उत्कर्ष. हेलो हाँ, सर, उत्कर्ष। जैसे आपने मेंस की स्ट्रेटेजी बताई कि सबसे पहले आपको जो अच्छा क्वेश्चन आता है उससे चालू कीजिए और फिर ग्रेजुअली अपना आंसर लिखते हाँ, जाइए yes. क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। Yes, सर yes. तो सेम स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के लिए पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि उसमें भी जब हम लोग एग्जाम लिखते हैं प्रीलिम्स का तो 3-4 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है सर। जैसे हमको मैक्सिमम क्वेश्चन भी करना है, कहीं कहीं गेस वर्क भी करना है, निगेटिव मार्किंग से भी बचना है और कट ऑफ भी क्लियर करना है सर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो सर ऐसे टाइम में सर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सर जो चारों बातों को कवर कर पाए? हाँ, तो समझिए आपको आपके दिमाग में एक ये तो होता है कि इतने क्वेश्चन में क्लिक करने पे कंफर्टेबली सेल कर जाऊंगा जी विद जी एक्सपीरियंस, इतना तो होता है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब समझिए मेरे पास 100 क्वेश्चन है छुड़ाने के, ठीक है। तो उसमें जहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंबल हो रहा हूं या थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो वो क्वेश्चन हमने छुड़ाना ही नहीं है पहले स्ट्रोक में। जिसमें आप 100% एब्सोल्यूट है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, उतने ही छुड़ाइए। हो सकता है वो 100 में से 30 भी हो तो भी चलेगा, राइट। यस सर। उतने छुड़ा देने के हैं। बाद में पहले 30 मेरे एब्सोल्यूट हो गए कि मेरे 30 क्वेश्चन ये मुझे आते ही आते हैं। इसमें Yes. चार जो अगर ऑप्शन है उसमें से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं कि एक सिंगल एब्सोल्यूट क्वेश्चन जो है आंसर है मैं पिक कर पाऊंगा। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 हो गया कि उसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मैं रूल आउट कर पाता हूं कि 4 में से ये 2 तो है ही नहीं। यस सर। जिस वक्त में आप ये कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि ये 4 में से 2 तो है ही नहीं, उसी वक्त आप में दिमाग में आया गया कि बचे हुए जो 2 है उसमें से ही एक है। ठीक है। क्योंकि पहले वक्त क्या हो गया कि जिसमें मैं 100% एब्सोल्यूट हूं वही छुड़ा रहा हूं। तो उसके बाद जो थोड़ा सा है, तो ये जो पार्ट 2 है ये गेस वर्क नहीं है, ये रूलिंग आउट ऑफ द है कि ये तो है ही नहीं। 2 जो बचे हैं 4 में से 2 है वो नहीं है, और 2 में मुझे थोड़ा सा लगता है। तो जब आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको जो 2 लग रहे हैं ना, तो उसमें से एक में आप पक्का हीरोइन हो जाएंगे कि नहीं ये 2 में से ही ये एक है। तो इस ढंग से आपके आराम से करीबन 20 क्वेश्चन वैसे निकल जाते हैं। ये मैं बहुत बहुत नीचे लेवल पे बता रहा हूँ कि जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। 100 में से ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चन है वो कॉन्फिडेंटली आप छुड़ा सकते हैं कि नहीं इसमें यही जवाब है। और फिर बचा जो कुछ नेक्स्ट 50% है उसमें से 20% 20 मार्क जो है वो तो ऐसे निकल ही आते हैं जिसमें रूल आउट करने के बाद में 2 में से एक ऑप्शन अगर आप क्लिक करके जाते हो तो ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाते हैं। हो सकता है उसमें से 10 ये भी हो, 10 निगेटिव में भी चले जाए आपके, जो कि आपका गेस वर्क नहीं रहा हो अच्छा। और जहां पे आपको एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं आता है वहां तो ट्राई करना ही नहीं है। जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है यार चारों बराबर लग रहे हैं या चारों में से समझ में नहीं आ रहा है, उसको तो टच भी नहीं करना है। यस है ना। तो इंटेलिजेंट गेसर कैसा है कि रूल आउट कर लीजिए कि नहीं ये हो सकता है। मैंने तो बोला कि पहला पोर्शन 50 या 30% जो बोला कि वो एब्सोल्यूट है। दूसरा हो सकता है कि आप 3 भी रूल आउट कर पाए, है ना। तो तीनों अगर रूल आउट कर गए तो ऑलमोस्ट वो भी एब्सोल्यूट में कवर हो जाएंगे। यस सर। और अगर जिसमें नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट स्टेज है कि 2 में से थोड़ा सा गेस किया जाए, कि जिसमें हम इंटेलिजेंट गेस बोल सकते हैं। तो रूलिंग आउट ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट इसमें है कि एब्सोल्यूट हमको पिक करना है कि ये बराबर आंसर है। दूसरे स्टेज में जाना है कि रूल आउट करना है कि अरे ये आंसर नहीं है, तो फिर बचा जो है वो होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू सर। So most of the queries we have discussed. हमने अभी काफी सारी जो क्वेरीज है वो भी डिस्कस की है। और थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मंगेश। ये
ये आपने संबोधि के सिलेक्शन होने के बाद हम अपना जो कला जो की ब्रांच था वहाँ पे आपने एक लेक्चर दिया था उस हाँ, वहाँ समय, पे दिया। है ना? 2000 मेरे ख्याल से 2009 में सिलेक्शन हाँ, होने के बाद immediately आप after selection, 9 immediately. हाँ सिलेक्शन के आफ्टर सिलेक्शन के बाद आप आए थे, तो कला चौकी मुंबई के ब्रांच में आपने उस समय लेक्चर दिया था और उसके बाद ये आज का इतना ऑनलाइन बढ़िया लेक्चर रहा है। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स। Thank सभी you, लोगों thank ने you. हाँ सभी लोगों ने 10:30 से स्टूडेंट्स काफी सारे ज्वाइन हैं, काफी सारे। हाँ अभी 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। धनंजय ने भी बहुत अच्छा प्रॉपरली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से गाइडेंस किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बहुत अच्छे से गाइडेंस किया है। और अभी डॉक्टर उपसेन बोरकर साहब जो IRS है 2009 के बैच के 8-9 का बैच, मेंस 8 का, और अभी जॉइंट डायरेक्टर है NADT नागपुर में। सो बहुत अच्छे से आपने पूरा का पूरा जो है राइट फ्रॉम द सिलेबस, हाउ टू सी सिलेबस, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, वहां से आपने बताया। शुरुआत में मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्ट्रक्चर ही है, उसके डिटेल में मैं गया नहीं हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं और जिनको नहीं पता है, सो आई थिंक कि वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, और देखो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो इतनी इजी भी नहीं होती ना उतनी टफ होती है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये आपके विद इन रीच नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट, ओके एवरेज स्टूडेंट मतलब जो 10th 12th ग्रेजुएशन में बहुत एवरेज रहा हो, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन उसको राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब हमारा पर्पस वही है कि अभी लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स घर में है, मैंने आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब की 3 अप्रैल से मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरे जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स थे उनका ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने कवर किया। फिर मेरे जो पिताजी है, आप पहचानते हैं, जिनकी डेथ हो गई थी 8 फरवरी को, तो उनके स्मृति में मैंने 3 दिन का फ्री लेक्चर रखा था, जिसमें उत्कर्ष भी ज्वाइन हुआ था 3 दिन के फ्री सेशंस में। और हाँ उस 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई, तो उसमें ऑल इंडिया से स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे, क्योंकि वो फ्री था, टोटली फ्री था, एब्सोल्युटली फ्री था। आज तो हमने केवल सिंसियर स्टूडेंट्स आने चाहिए, इसलिए हमने थोड़े से उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह रखा है, क्योंकि काफी सारे अनवांटेड और नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, क्या देखने पिक्चर कौन सी है वो देखने के लिए, और पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो फिर क्विट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात समझ में ध्यान में रखिए आप कि ये जो यूपीएससी या एमपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो गेम है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा उसको बोल सकते कि इजी भी नहीं है। इसमें आपको शुरुआत से एक मेंटरशिप चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारे जो, मतलब मैं खुद हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे लास्ट सेशन में कालीचरण खरतड़े, 26 जुलाई के सेशन में कालीचरण खरतड़े जो तेलंगाना कैडर में IAS है अभी, उसने लेक्चर लिया था। फिर मेरा जो स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में IRS हुआ, डिप्टी कमिश्नर है, वो अभी कस्टम्स और एक्साइज में, जय वाघमारे, वो भी अभी हैदराबाद में है, उसने लेक्चर लिया। डॉक्टर तुषाबा शिंदे है, उसने 14 जून को लेक्चर लिया था। डॉक्टर हेमंत त्रिपुड़े है जो सोलापुर में कमिश्नर है प्रोविडेंट फंड, उसने भी लिया था 15 को। यूसुफ शेख है हमारा कलेक्टर अकाउंट ऑफिसर, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर है, उन्होंने एमपीएससी के लिए स्पेशली लेक्चर लिया था। मेरी स्टूडेंट है अर्चना पुजारी जो API है, एमपीएससी थ्रू PSI हुई हमारे यहाँ से, सो उसने भी लेक्चर लिया था। शील सागर चांदे सर है जो नागपुर में समता भवन में अकाउंट ऑफिसर है, चीफ अकाउंट ऑफिसर, उन्होंने लेक्चर लिया था। मेरा स्टूडेंट है डॉक्टर संजय ओवाड़ जो NDRI करनाल में अभी PhD स्कॉलर है, उसकी अभी PhD हुई है, उसने हरियाणा करनाल से लेक्चर लिया था। तो ऐसे विशाल क्षीरसागर है जो अभी सोलापुर में सुपरिंटेंडेंट है चैरिटी कमीशन में। तो और अभी आज धनंजय बंजारी आज और डॉक्टर उपसेन बोरकर, दोनों IRS ऑफिसर्स।
हमारी कोशिश यही है कि जो लोग इस चीज के बारे में काफी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के स्टूडेंट में तो, और उसमें खासियत ये है कि मुंबई और ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है मुंबई और सबर्ब का, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है। यहाँ के मराठी स्टूडेंट्स या कोई भी हो, हिंदी भाषिक हो, गुजराती भाषिक हो, उनको तो बिल्कुल ही इसके बारे में काफी मिसकंसेप्शंस है, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मिसकंसेप्शंस है। तो हमारा यही ट्राई है कि अच्छे से अच्छे, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास हम पहुंचे, उनको इसका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिले, इसकी स्ट्रेटेजी समझे कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको किस तरह से करना है इस चीज को, ताकि आप जाके इस देश के प्रशासन में अच्छे ऑफिसर बन सकते हो। और स्पेशली संबोधि करियर एकेडमी, संबोधि आईएएस एकेडमी का तो मिशन ऐसा ही है कि जिससे हम चाहते हैं कि इस देश को अच्छे ऑफिसर्स मिले, जिनकी वैल्यू सिस्टम अच्छी हो, जिनका एथिक्स अच्छा हो, मॉरल वैल्यूज अच्छे हो, जिनमें कुछ करने का कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा जो है भारतीय संविधान में, जो वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट है, उसको एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करने का काम अगर अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स करेंगे, मैक्सिमम आप जैसे यूज करेंगे, तो उस तरह के ऑफिसर्स प्रोड्यूस करना ये हमारा मिशन है। लेकिन इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए ऐसे ही डेडिकेटेड यूथ की जरूरत होती है कि जो कम से कम 2 साल बैठ के आइसोलेशन में और प्रॉपर मेंटरशिप में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करने के लिए तैयार है। विदाउट मेंटरशिप, विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट आपका एक डेडिकेटेड कॉन्फिडेंस, ये आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। मतलब जो भी चीजें यहाँ पे समझाई गई है, ये उनको लागू होती है कि जो पढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। जो बोलेंगे कि नहीं अरे चलो सुन लिया, फिर चलो 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गए, लेकिन अभी पढ़ेगा कौन। और सर ने जैसे बताया, डॉक्टर साहब ने, कि एक कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा बुक्स हमने, कॉन्स्टिट्यूशन हो या इकोनॉमी हो, मतलब बेसिक मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल और रेफरेंस मटेरियल, ऑलमोस्ट इस तरह से वो ये होता है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिकली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो डीडी बसु पढ़ लिया, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, या फिर हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई ग्रोवर की कोई किताब पढ़ता है, कोई बिपिन चंद्रा पढ़ता है ना, कोई ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ लेता है तो मैप्स करना है ना। वैसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सारे इसके लिए बुक्स है, उस बुक्स को भी पढ़ने की तैयारी करनी है। कोचिंग्स मैं बताना चाहता हूँ कि कोचिंग्स करने वाले काफी सारे स्टूडेंट्स अभी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में है, जिन्होंने दिल्ली में कोचिंग किया, पुणे में कोचिंग किया, मुंबई में कोचिंग किया। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये अप्रोच ही नहीं क्लियर होता एक साल कोचिंग करने के बाद कि भाई मेंस के आंसर लिखना कैसे है, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलप कैसी करनी है। क्योंकि काफी सारे कोचिंग ऐसे लोग भी चलाते हैं आज की डेट में कि जिन्होंने कभी लाइफ में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने कभी मेंस नहीं दी, जिनको कोई अनुभव नहीं है। तो ये मेंटरशिप नाम का जो पार्ट है, मतलब जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री वाला काम नहीं है कि चलो मुंबई में आए हैं हीरो बनने के लिए तो वैसे दिल्ली में जाके आईएएस बन जाएंगे, है ना, इस तरह से नहीं है। क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए कंपटीशन करते हैं, लेकिन कंपटीशन में आने वाला वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक बहुत ही प्रॉपर सोच के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ और एक प्रॉपर मेंटरशिप में काम करता है, ठीक है। तो आप 2 साल का वक्त दो खुद के लिए। मैं लास्ट में ये करना चाहूंगा कि अभी कमिंग एग्जामिनेशन जो है 2021 की, उसका यूपीएससी का स्ट्रक्चर आ चुका है। 27 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, मतलब आज से 20 सितंबर 2020 से बराबर 9 महीने और 7 दिन आपको मिल रहे हैं, दोज हु वांट टू अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। ये 9 महीने मतलब जो टीवाई अपीयर है और जिसका 21 साल कंप्लीट हो चुका है, ओके, या फिर आगे नेक्स्ट 2021 में 1 अगस्त को जिसका 21 साल उसके पहले कंप्लीट होता है, और जिसका 32 ओपन कैटेगरी से कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसका क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ रहता है यूपीएससी के वेबसाइट पे। तो जिनको नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देना है तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के अभी से इसके पीछे लगना चाहिए, ये मैं बताना चाहूंगा, ओके। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम प्रीलिम्स निकालनी है तो ओके, और फिर आपका अगर 2022 का टारगेट है तो भी आपको अभी से इसके विषय में बेसिक प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी होगी। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में हो, जैसे मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो अभी फर्स्ट ईयर में, जिन्होंने अभी केवल 12th क्वालिफाई किया, लेकिन अभी से वो हमारे जो कोचिंग्स होते हैं वीकेंड बैचेस के वगैरह 2 साल के 3 साल के, उसमें वो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं,
जिनको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे निकालना है, मतलब 21वें साल में मैं करने के बाद 22वें साल में मुझे IAS बनना है। तो ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो डेडिकेटेडली कर रहे हैं, और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनको पहले गाइडेंस नहीं मिला था लेकिन अभी गाइडेंस मिल रहा है, तो वो लोग कर रहे हैं, प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ज्यादा लेट मत कीजिए। आपको एक गाइडेंस की जरूरत लगेगी, मेंटरशिप की जरूरत लगेगी, खुद के एफर्ट्स लेने होंगे, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क के लिए ही ये सेशन था, किस तरह से करना है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सबको मैं ये करना चाहता हूँ, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर brother, my dear friend, Dr. Hussain, okay, to enlighten student, okay, और संबोधि का मीनिंग ही एनलाइटनमेंट है, टू गेट एनलाइटनमेंट, ओके। सो हमें हमारे ये जो स्टूडेंट है पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र से और भारत के कुछ भागों से ज्वाइन हुए हैं, उनको हम शुभकामनाएं देंगे, और शुभकामनाओं के साथ मतलब बेस्ट विशेष के साथ आपको एफर्ट्स लेने हैं। आप जिस लेवल पे हो अभी डिसाइड करो कि हमें आगे जाके कब इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, सेकंड अटेम्प्ट में करना है। आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में हो तो अभी से इसकी बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 साल का जो पीरियड होता है काफी सारा हमारा वेस्ट होता है। और अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दो, ओके। और नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट जो रहेगा वो केवल ट्रायल और एरर बेसिस के बलबूते मत दो कि चलो मुझे ट्राई करना है, देखता हूँ क्या है। आपके पास अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 6 अटेम्प्ट होते हैं, 32 तक दे सकते हो। ओबीसी हो तो 9 अटेम्प्ट होते हैं, 35 तक दे सकते हो। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 37 तक एज लिमिट होता है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये कैटेगरी के बेनिफिट्स भी है तो ये बात ध्यान में रखना कि जस्ट ऑन दैट बेसिस ऐसा मत समझना कि पहला अटेम्प्ट मुझे ट्रायल अटेम्प्ट या एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देना है, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कैसे निकालना है उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करके फिर उस अटेम्प्ट को देना है, ओके। सो एनीवे, थैंक्स टू ऑल, एंड थैंक्स टू डॉक्टर बोरकर सर, एंड थैंक्स टू लोकरे साहब। आप 10:30 से ज्वाइन हो चुके हो बच्ची के साथ। एंड डॉक्टर लोकरे साहब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हैदराबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे है। एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टुवर्ड्स योर डॉटर। आप अभी से उसके ऊपर जो एफर्ट्स ले रहे हो, आप 3.5 घंटे से मतलब 10:30 से लेके आप 2, सवा 2 बज रहे हैं तो आप हो, तो आई अप्रिशिएट। और बाकी के भी जो स्टूडेंट है जिन्होंने 10:30 से ज्वाइन किया, अभी ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट है वो गायब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा, ओके। एंड आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, किसी को अगर कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो मेरा नंबर सबके पास है। मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर संबोधि IAS एकेडमी मुंबई ठाणे, 8108016455। और किसी को अगर हमारे ऑनलाइन कोचिंग का फायदा लेना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन कोचिंग के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए, मॉक इंटरव्यूज के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सो आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन, ओके।